Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the monthly economic data के perspective से है। एवरी मंथ 10th या 12th का जो डेट है उस समय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लास्ट मंथ का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में डाटाज को रिलीज किया जाता है, जिससे कि इकोनॉमिक सिचुएशन को कंटिन्यूस ट्रैक है किया जा सके। अब नवंबर मंथ के जो डाटा हैं वो यहाँ पे रिलीज हुए हैं, जिसमें लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट है वो बताया गया, क्योंकि अक्टूबर मंथ के समय प्रेजेंट समय का जो सीपीआई कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे वन ऑफ द लोवेस्ट नंबर्स हैं वो आए थे। अब देखिए कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सभी बैंक्स को जो रेगुलेट किया करता है उनका भी यहाँ पे एक मैंडेट है कि 4 ± 2 का जो रेंज है उसके बिटवीन के अंदर में इन्फ्लेशन रेट है उसको कैरी आउट करना। तो आरबीआई का जो मैंडेट रेंज है उससे भी जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। इसी वजह से आप देखिए कि आरबीआई का जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग हुआ था उस समय डिसीजंस वो लिए गए थे कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको किस तरीके से इंक्रीज है वो किया जाए, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो रेट्स हैं उनको भी आरबीआई के द्वारा कट किया गया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। क्या यूपीएससी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है मंथली बेसिस जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि मंथली बेसिस के ऊपर में आपसे जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे यूपीएससी के द्वारा। बट अगर कोई ट्रेंड है कि कंटिन्यूस वहाँ पे डिक्लाइन है 2-3 क्वार्टर्स के अंदर में, तो आपसे क्वेश्चन है वो हो सकता है कि कंटिन्यूस लास्ट 1 ईयर के दौरान में जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है उसके अंदर में डिक्लाइन हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर क्या है, इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वोटर्स के फ्रॉड के बारे में है कि कंटिन्यूस यहाँ पे जो इलीगल पर्सनस हैं उनका एनरोलमेंट है वो किया गया था। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका के वहाँ पे, तो एसआईटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ। एसआईटी के द्वारा फॉर्मर एक पॉलिटिशियन है उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनको अक्यूज्ड है वो बताया गया है उस केस के अंदर। एग्जाम के पर्पज से क्या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो आपको जानकारी ये होना चाहिए कि काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिस है जिनको कि फ्रॉड कैटेगरी के अंदर में या जो फ्री एंड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्शन का उसको अगर वो डैमेज करता है कोई भी ऐसा वर्क, तो वहाँ पे आप देखिए कि जो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसमें फ्रॉड या फेक के रूप से है उसको ऐड किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि पेड न्यूज़ है वो अगर कैरी आउट होती है किसी पर्सन के रिगार्डिंग, तो वो भी बेसिकली यहाँ पे एक करप्ट प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आपका जो इलेक्शन प्रोसेस है जिसको कैंसिल है वो किया जा सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन अगर होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि कंटिन्यूस यहाँ पे जो मनी है उसको यूज किया गया वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फिर आप देखिए कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान में कुछ ऐसा स्टेटमेंट है वो यूज किया जाए जो कि सोसाइटी के अंदर में डिवाइड है उसको क्रिएट करता है, तो भी इलेक्शन कमीशन उन प्रोसेस को मॉनिटर है वो किया करता है। तो एसआईटी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर में वोटर्स फ्रॉड केस के रिगार्डिंग में कुछ अक्यूज्ड है वो बनाए गए हैं। एग्जाम के पर्पज से जो बेसिक न्यूज़ था जिसको हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट चेस मास्टर के बारे में है कि दो धारावाई का जो एरिया है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के अंदर में जो चेस के एक प्लेयर हैं जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जिससे कि यंग प्लेयर्स का जो एनकरेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सके। एग्जाम के लिए क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो चेस का वन काइंड ऑफ सिस्टम है हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही एग्जिस्ट किया करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एविडेंस हैं वो बताया करते हैं। चतुरंगा नाम का एक आपको जो जो गेम है वो देखने के लिए मिलेगा। चतुरंगा चतुरंगा नाम का एक गेम है वो देखने के लिए मिलेगा जिसमें चेस काइंड ऑफ थिंग्स है वो उनका प्रेजेंस है वो हुआ करता था। प्रेजेंट समय में जो चेस सिस्टम है जिसमें हमारे काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं जो कि आप देखिए कि चेस के जो चैंपियंस के रूप से इमर्ज हुए हैं, चाहे प्रेजेंट समय में हो या 90s के समय में जो विश्वनाथन आनंद हैं जिन्होंने जिस तरीके से न्यू हाइट्स हैं उसको अचीव किया था इस गेम के अंदर में। कंटिन्यूस इस गेम में हमारे जो लार्जर लेवल के ऊपर में जो प्लेयर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है। यूपीएससी ने रिसेंट एग्जाम के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि चेस का एक ओलंपियाड है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। चेस का 44th ओलंपियाड है, 44th ओलंपियाड है जो इंडिया में चेन्नई के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, और यूपीएससी ने 2023 या 24 के समय ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछा। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो यस स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था।
फिर इसका जो वहाँ पे जो मस्कट को जो यूज किया गया कि किसको वहाँ पे लगाया गया था, क्या मैसेज डिलीवर करने का कोशिश किया गया था। तो कोई भी रिसेंट इवेंट हो और फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है, न्यूज के अंदर में है, तो वो बेसिक फैक्चुअल्स भी आपको रीड करने होंगे, क्योंकि यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन है वो पूछ लिया करता है। तो हो सके अगर आपका लक बेटर हो, आपने जो रीड किया है उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपका करेक्ट होने के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर की रिगार्डिंग में है, मणिपुर के वहाँ पे आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल है वो कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में है। अब जो एमएलएज हैं वहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, उनको दिल्ली के लिए बुलाया गया है उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा, जिससे कि चांसेज हैं कि आने वाले समय में नया गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन वहाँ पे हो सके, क्योंकि स्टूडेंट जो बीजेपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको क्लियर मैंडेट है वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर में। तो आप देखिएगा एमएलएज को बुलाया गया, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में डिस्कशन होगा। मणिपुर के पर्सपेक्टिव से और क्या यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है अभी रिसेंट न्यूज के अंदर में, हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है वो मणिपुर के विजिट के लिए गई हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पे एक नुपी लैंड डे का ऑब्जर्वेशन हुआ करता है, तो उसके रिगार्डिंग में भी वहाँ पे विजिट है वो हुआ है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के बारे में रीड करते हैं, फिर हम उस जो नुपी लैंड डे है उसके बारे में रीड करेंगे कि कैसे वुमेन्स हैं जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में। तो फर्स्ट आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 355 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है 355, ये सेंटर के ऊपर एक ड्यूटी है उसको बाउंड करता है, सेंटर के ऊपर एक ड्यूटी है उसको इम्पोज करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी स्टेट के अंदर में जो गवर्नेंस है, जो किसी भी स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो कैरिड आउट हो अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो आर्टिकल 355 के अंदर में सेंटर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर का ये ड्यूटी है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 356 है जिसमें बताया गया कि अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है तो आपको स्टेट रूल है या प्रेसिडेंट रूल है उसको आपको इम्पोज करना होगा, या आप देखिए कि स्टेट इमरजेंसी भी इसको बोला करते हैं। तो आर्टिकल फिर 356 के समय में 356 नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर में बता दिया गया कि अगर फेलियर होता है, कि अगर फेलियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, तो स्टेट इमरजेंसी जो है, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल है उसको आप यहाँ पे इम्पोज करोगे। इसी स्टेट इमरजेंसी को एक और नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपसे, विच काइंड ऑफ इमरजेंसी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 356 के अंदर में जो ये प्रेसिडेंट रूल है यही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। फिर एक और ग्राउंड है स्टूडेंट्स इस जो स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का, आर्टिकल 365 के अंदर में वो मेंशन है। 365 के अंदर में बताया गया कि अगर यहाँ पे जो स्टेट है वो जो सेंटर का जो डायरेक्शन है उसको कंप्लाई नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो उस समय भी ये इम्पोज हो सकता है। एवरी 6 मंथ के बेसिस के ऊपर में अगर ये इम्पोज होगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल रहेगा बोथ हाउसेज का, तो एवरी 6 मंथ के ऊपर में इसको रिन्यू करना होगा। और मैक्सिमम आप देखिए कि 3 इयर्स के रिगार्डिंग में ये इम्पोज है वो हो सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन वहाँ पे ग्राउंड को कैरी आउट करेगा कि इलेक्शन कंडक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन के ऊपर में, इलेक्शन कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में वहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड है वो नहीं है। और 1 ईयर बेसिस के ऊपर भी एग्जामिन करता है इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये तो हमने आप देखी कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में रीड किया। अब आपको यहाँ पे क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फर्स्ट कौन सा स्टेट था जिसमें प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था, तो पंजाब फर्स्ट स्टेट था जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोज है वो किया गया था। और कंटिन्यूस आप देखिए कि मेंस एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नर का जो रोल है स्टेट्स के अंदर में, प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज होता है उसके बारे में कि कहीं पे क्लियर मैंडेट होने के बाद में भी इम्पोज हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका जुडिशियल रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, जो अलाउ किया गया है जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे डिसीजंस के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक डे के बारे में सेलिब्रेशन किया गया जिसको कि नूपी नूपी लाल डे या नूपी लैंड डे के नाम से भी ऑब्जर्व हैं वो किया करते हैं। 12 दिसंबर का वो डे है जब 1904 के समय में 1904
और 1939 जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का समय है, उस समय में आप देखिए कि जो नोपीलैल जो वुमेन्स का एक मूवमेंट होता है, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पे मूवमेंट को कैरी आउट है वो किया जाता है। हमारे यहाँ पे वुमेन फ्रीडम फाइटर्स का रोल रहा है, चाहे फर्स्ट स्ट्रगल रहा हो इंडिपेंडेंस का, जिसमें आप देखिए कि डेट रानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ में झलकारी बाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ में आप देखिए कि झलकारी बाई हैं। तो ऐसे वुमेन जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं वो रही हैं, चाहे इंडिपेंडेंस का फर्स्ट मूवमेंट हो या लेटर फेज के अंदर में कांग्रेस सेशन को हेड करना हो। फर्स्ट कांग्रेस सेशन को किस वुमेन के द्वारा हेड किया गया था स्टूडेंट्स? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। 1917 का वो सेशन है और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है वो सरोजनी नायडू है 1925 के समय में। 1917 का जो सेशन है वो आपको बताना है, सरोजनी नायडू हैं, ये आपको बताना है फर्स्ट वुमेन जिन्होंने हेड किया हो। मैडम बीकाजी कामा के बारे में हमने कुछ दिनों पहले रीड किया था कि वंदे मातरम नाम का जो फ्लैग है वो उन्होंने फॉरेन सोइल के ऊपर में होस्ट किया था। फर्स्ट जो इंडियन पर्सन बनते हैं जो फॉरेन सोइल के अंदर में फ्लैग को वो कैरी आउट करते हैं। तो ये वुमेन्स का रोल देखा। मणिपुर में वुमेन्स का जो नोपी लैंड डे है वो सेलिब्रेट हुआ करता है, उनके उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स 1857 से पहले भी वुमेन जो रूलर्स हैं, वुमेन जो फाइटर्स हैं, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट किया था? तो कुछ कुछ ईयर से आप देखिए कि आप न्यूज के अंदर में रीड करते हो कित्तूर का जो एरिया है, कहाँ पे है ये कित्तूर? कर्नाटका के अंदर में कित्तूर का जो एरिया है वहाँ का एक रानी हुआ करते थे, रानी चेन्नम्मा। रानी का नाम क्या है? रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा आप देखिए कि 1824-25 के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में अपना मूवमेंट करते हैं। तो 1857 से पहले भी आपको मूवमेंट है वो मिलेगा। हमारे जो कल्चरल आइकन थे, वैसे तो आप देखिए कि इनको आसाम का कल्चरल आइकन बोला जाता है, बट कंप्लीट कंट्री के ही कल्चरल आइकन थे। जुबिन गर्ग हैं जो सिंगर हुआ करते थे, सिंगापुर के विजिट के लिए जाते हैं। सिंगापुर के वहाँ पे एक स्विमिंग सिचुएशन के अंदर में इनका डेथ होता है। फिर एलिगेशंस लगते हैं कि जो नॉन पर्सन्स हैं उन्होंने इसको कैरी आउट किया। एसआईटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है जिसमें कुछ पर्सन्स के ऊपर में मर्डर के जो चार्ज हैं वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि जो सिंगापुर के वहाँ पे जब ये इनका जो इन्वेस्टिगेशन था तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी उसको भी इन्वोक करने के बारे में न्यूज में आया था। ये लीगल असिस्टेंट ट्रीटी क्या हुआ करता है? कुछ 18 के आसपास कंट्रीज हैं जिनसे हमने साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारा रिक्वेस्ट करेगा उस कंट्री का जो नोडल एजेंसी है उसको कि आप यहाँ पे सपोर्ट कीजिए, जो भी एविडेंस आपको मिले हैं उनको शेयर किया जाए हमारी अथॉरिटीज़ के साथ में। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ में हमारा एग्जिस्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो नोडल एजेंसी है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? आपको यहाँ पे जो चार्ज शीट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि चार्ज शीट फाइल किया गया है, तो हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उसके अंदर में चार्ज शीट के बारे में क्या मेंशन किया गया है कि चार्ज शीट जो है वो 60 से लेकर 90 डेज के बिटवीन के अंदर में आपको फाइल करना होगा। और जो मैक्सिमम एक्सटेंशन दिया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को 180 डेज है। 180 डेज मैक्सिमम एक्सटेंशन है कि जब तक आपको चार्ज शीट है वो फाइल करना होगा, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको स्पीडी वे के अंदर में किया जा सके। कंटिन्यूस डिले है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिले इज द जस्टिस डिनाइड एक कॉन्सेप्ट है जो बोला जाता है। जस्टिस सिस्टम में डिले है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि चार्जशीट क्या कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्या? यूपीएससी में ये क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे। एफआईआर है जो आपको अवेलेबल करवाना होता है, इनमें जो जहाँ पे आपने एफआईआर है उसको मेंशन किया गया है, जहाँ पे आपने एफआईआर रजिस्टर करवाया है। चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो नहीं है। एविडेंस एक्ट के अंडर में ये कवर होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके थ्रू में। और आप देखिए कि चार्जशीट का पब्लिक डोमेन के अंदर में प्रेजेंस है वो भी नहीं होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी एंड डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं उनके वायलेशन के रूप से कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया। करूर कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर में एक जगह है करूर का एरिया। और करूर आप देखिए कि करूर के अंदर में स्टैम्पीड होता है एक पॉलिटिकल रैली के दौरान में। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और तमिलनाडु से रिलेटेड पर्सन है वो ऑफिशियल्स हैं वो नहीं होने चाहिए, जिससे कि फेयर मैनर के अंदर में ये इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी आउट हो सके।
तो बेसिकली आप देखिए उसी के बारे में मेंशन है। स्टीम पीड का सिचुएशन जो भगदड़ है वो क्यों मचती है हमारे कंट्री के अंदर में, क्यों ये हुआ करती है। तो बेसिकली आप देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट, तो उस समय में एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं उनको इंश्योर ना करना। लोकल अथॉरिटी काफ़ी बार इवेंट के एरिया के अंदर विजिट ना करते हुए विदाउट विजिट के बेसिस के ऊपर में परमिशन है उसको ग्रांट करना, जैसा अभी हमने गोवा के वहाँ पे देखा। लॉ तो आप देखिए कि एग्जिस्ट करता है, कानून तो एग्जिस्ट करता है, बट कानून का एनफोर्समेंट नहीं है। कानून का एनफोर्समेंट नहीं है, तो गोवा में जो फायर क्लब है उसमें वो इंसिडेंट हुआ था। एनफोर्समेंट किस तरीके से नहीं था, वहाँ पे भी एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं वो प्रॉपर इंश्योर होने चाहिए, जहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स कॉमर्शियल वर्क कैरी आउट होता है। प्रॉपर फायर का कोई इंसिडेंट हो तो उसको डील करने के रिगार्डिंग में इक्विपमेंट है वो भी होने चाहिए किसी हर एक बिल्डिंग के अंदर में। राजस्थान में आप देखिए कि इथेनॉल के अगेंस्ट में, इथेनॉल फैक्ट्री के अगेंस्ट में एजिटेशन है फार्मर्स का, तो उसको बताया गया। हमारी कंट्री ने मैंडेट किया है कि 20% जो इथेनॉल है वो हमको ब्लेंड करना है फ्यूल के साथ में, ये हमारा प्रेजेंट टारगेट है यहाँ पे। फिर आप देखिए कि इथेनॉल के रिगार्डिंग में ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ है। राजस्थान में जो नॉर्दर्न पार्ट है हनुमानगढ़ का एरिया, ऑलरेडी वहाँ पे वाटर लेवल है वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन में है। जीरो वेस्ट का तो पॉलिसी है कंपनी का, बट यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है उसको मेन इशू है, वो बताया गया है कि ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ऑलरेडी जिस एरिया में पानी का कमी है तो वहाँ पे और इम्पैक्ट ना हो फार्मर्स को, तो इस वजह से उनका मूवमेंट है, ये एजिटेशन है वो रहा है। कर्नाटका के अंदर में आप देखिए कि स्कूल जो जो पब्लिक फंडेड जो स्कूल्स हैं उसमें आप देखिए कि जो सिचुएशन बताया गया कि एनरोलमेंट लेवल है वो काफ़ी कम हुआ है। एनरोलमेंट लेवल डिक्लाइन में है, नंबर ऑफ टीचर्स हैं उनके प्रेजेंस के अभी यहाँ पे नंबर जो डाटा रेशियो है उसका भी मेंशन है। तो ये शो करता है कि समय के साथ में ज़रूरत है कि हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें सपोर्ट यहाँ पे रहे। कंटिन्यूस उनके उसके रिगार्डिंग में एनकरेजमेंट किया जाए कि उसमें एनरोलमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज हों। नहीं, आप देखिए कि प्राइवेट अगर एजुकेशन से इम्प्रूवमेंट इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका मर्जर, उनका यहाँ पे नंबर्स हैं वो डिक्लाइन रहेंगे, और पुअर पर्सन जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो यही इंस्टीट्यूशंस इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए कि एजुकेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर टीचर भी बनना है तो आपको एक एग्जाम है, 2-3 एग्जाम्स है जिनको क्लियर करने के बाद में आप टीचर बनते हो। क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल हैं, तो ज़रूरत है कि समय के साथ में इनको रेगुलेट किया जाए, ध्यान किया जाए, एनकरेजमेंट किया जाए इनमें एनरोलमेंट के रिगार्डिंग में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर कौन सा है एजुकेशन की रिगार्डिंग में, गोल नंबर 4 है जो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन को डील करता है। नासिक के वहाँ पे नेक्स्ट कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होगा, ट्रीज का कट है वो ना किया जाए, एनजीटी ने उसको स्टे है वो किया है। समय समय पे ट्री को कट करना, इलीगल माइनिंग को कैरी आउट करना, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको प्रॉपर वे में डील करने का ज़रूरत है। काफ़ी बार आप देखिए कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे कि कुछ जो फेमस जो सरपंच हैं वो भी अब ऐसा इनिशिएटिव उनका देखने के लिए मिलेगा कि जो जो बर्ड्स हैं उनके लिए वो यहाँ पे एक बिल्ड जो कंक्रीट का एक जो टावर है उसको कंस्ट्रक्ट किया करते हैं। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ट्री है वो नेचुरल है, ट्री नेचुरल है। स्मॉल जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी वो सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टस के लिए इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं स्मॉल स्मॉल जो इंसेक्ट्स हैं। सेकेंड, ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करता है, इरोजन को आप देखिए कि कम करता है। अब इसका जो बेनिफिट है, बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपको इसका जो फ्रूट है, जो वुड है, उसको आप यूज कर सकते हो एज ए बर्निंग प्रोसेस में, या जो फर्नीचर का एक्टिविटी है, फर्नीचर थिंग्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। तो ट्री आप देखिए कि कंटिन्यूस इंपॉर्टेंट है, उनका इस तरीके से इलीगल वे में जो कटिंग है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एनजीटी के द्वारा बैन किया गया, एनजीटी जो कि स्पेशल डोमेन के हमारे कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं जो डील किया करते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज को। पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो कि ट्राइबल्स के पर्सपेक्टिव से इन दो लॉज को कवर नहीं किया जाता है एनजीटी के द्वारा। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे एनजीटी जो स्पेशल इन्वायरमेंटल जो कोर्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कनाडा के बारे में है, कनाडा का आप देखिए कि 60% है वो यूज किया जाए, कर्नाटका गवर्नमेंट का ये यहाँ पे एक डिसीजन था। तो उसी के बारे में जो कंटिन्यूस रेगुलेटिंग टीम है वो विजिट करेगा, वो यहाँ पे चेक है वो कैरी आउट करेगा। फ़ोन टैपिंग का एक केस था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1885 का जो टेलीग्राफ एक्ट है हमारे यहाँ पे फ़ोन टैपिंग के बारे में है। पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे अथॉरिटीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये फ़ोन टैपिंग है वो नहीं होना चाहिए। तो टेलीग्राफ एक्ट है जो डील करता है यहाँ पे फ़ोन टैपिंग का जो सिचुएशन है उसको।
इंडियन ओशियन रीजन, आप देखिए कि हमारा जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में हमारा कंट्री है, एक डोमिनेट कंट्री के रूप से इमर्ज हुआ है। बट ये ब्लू इकोनॉमी के बारे में है कि कैसे इंडियन ईशन ओशियन का जो रीजन है उसमें एज ए ब्लू इकोनॉमी का जो जो डोमिनेंट प्लेयर है उसके रूप से हम इमर्ज हो सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी को मेंशन किया गया कि यूएन क्लोज का जब डिस्कशन था, कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, तो उस दौरान में हमने जो स्मॉलर आइलैंड कंट्रीज हैं उनके सपोर्ट के अंदर में कॉमन हेरिटेज फॉर द मेन काइंड के रूप से प्रमोट है वो किया था ओशियन इकोनॉमी को। अब सब प्रेजेंट समय में हमारा जो ब्लू इकोनॉमी के रिगार्डिंग में जिन पैरामीटर्स को हम कैरी आउट करते हैं तो वो कैरी आउट किया जाता है, आप देखिए कि कॉमन हेरिटेज के रूप से रेजिलियंस को सपोर्ट करने के लिए, और इंक्लूसिव ग्रोथ है वो कैसे यहाँ पे कैरी आउट। कोप 30 का जो मीटिंग हुआ, कोप 30 जो यूएनएफ ट्रिपल सी का है, तो उस दौरान में भी आप देखिए कि हमने यहाँ पे वन ओशियन पार्टनरशिप है उसको प्रमोट किया है, वन ओशियन पार्टनरशिप। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एफटीएज के बारे में है, जो यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एग्जिस्टेंस में आने चाहिए, अभी हमने यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की जो कंट्री हैं जिनके साथ में एफटीए है वो साइन किया है। 20 के आसपास ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे हम साइन करेंगे। ये डब्ल्यूटीओ का जो पैरामीटर्स हैं वो बताते हैं जिनके साथ में हमारा नेगोशिएशन फेज में है। समय के साथ में ज़रूरत है कि एक नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इमर्ज होगा इन एफटीएज की वजह से। हमारा जिस तरीके से यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में एफटीए हुआ है, जिसमें आप देखिए कि हमारा जो ट्रेड है वो बूस्ट हुआ है, तो ओवरऑल ट्रेड भी बूस्ट होगा, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा। यहाँ पे कंट्रीज एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन को कैरी आउट करेंगे, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भी यहाँ पे जो चेंज है वो हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो मलयालम मूवी इंडस्ट्री के अंदर में जो एक इंसिडेंट हुआ था वुमेन एक्टर्स के अगेंस्ट में, तो उसके जो केस हैं, जो जजमेंट है वो आया है, तो उसमें बताया गया एंडलेस जो सिचुएशन है जिसको कि यहाँ पे जितने भी जो उस केस में जो रिलेटेड पर्सन थे उनको जस्ट यहाँ पे जजमेंट है वो डिलीवर हुआ है। जस्टिस सिस्टम के अंदर में फेथ है उसको ये इंक्रीज करेगा। गोवा के सिचुएशन के बारे में है, नेक्स्ट न्यूज में गोवा का सिचुएशन यही बताता है कि लॉज एग्जिस्ट करते हैं, उनका एनफोर्समेंट है वो जरूरी है, लोकल अथॉरिटी समय समय पे रेगुलेट करें। 26/11 का जब इंसिडेंट हुआ था, हमारे होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल साहब, उनका डेथ हुआ है। पॉलिटिशियन पर्सन है जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट उनको सर्व है वो किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो कि यूएस के जो सिटीजन्स हैं जिनको कि साइबर जो फ्रॉड है जिसके अंदर टारगेट किया करते थे, जिनको सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पैन इंडिया जो डिजिटल जो ये आप देखिए कि अरेस्ट है उसके रिगार्डिंग में पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन का जो एक जो केस है वो दिया है कि आप इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कीजिए। और किसी भी तरीके से आप कोई भी जजमेंट को राइट करते हो तो आपका सब जुडिस है वो नहीं होना चाहिए। ये आपका एक क्लियर डिसीजन मेकिंग को भी बताता है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो माइंड है उसमें किसी भी तरीके से डेल्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली आपने अगर डिसीजन लिया है कि 1-2 ईयर आपको कंटिन्यूस हार्डवर्क को कैरी आउट करना है तो हार्डवर्क को कीजिए। उस समय अपना किसी भी तरीके से डाइवर्जन मत कीजिए, यूपीएससी पे ऊपर कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट करना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो जजमेंट्स के बारे में है, कोई भी सब्जुडिस थिंग्स है वो नहीं राइट करना है जजमेंट्स में, क्लियरली आपका मैंडेट है जो उसको कैरी आउट करना है। एमजी नरेगा जिसमें 100 डेज का जो गारंटी रोजगार है वो दिया जाता है, जिसको 125 डेज है वो किया जाएगा। नेमिंग भी चेंज किया जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के रूप से। और एक प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि प्राइवेट मेंबर बिल जो फ्राइडे के समय प्रपोज किए जाते हैं, राज्यसभा में प्रपोज किया गया, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड जो केयर है उसको आप देखिए कि एज ए आर्टिकल 21B के थ्रू इंक्लूड किया जाए, आर्टिकल 21B के थ्रू इसको इंक्लूड है वो किया जाए। तो प्राइवेट मेंबर बिल है यहाँ पे ये बेसिकली। नेक्स्ट यूएनईपी ने जो फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग में इंडिया का जो प्रपोजल है उसको अडोप्ट किया है। एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो असेंबली हुआ है, कहाँ पे होता है असेंबली, नैरोबी का नाम का जो जगह है जो कहाँ पे है, केन्या के अंदर में। और स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर जो गरीब कल्याण योजना है जिसके थ्रू इंश्योरेंस है वो सब प्रोवाइड किया जाए डॉक्टर्स को, जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मेडिकल सर्विस से रिलेटेड जो पर्सन है उन्होंने कोविड-19 के समय में। और रेलवे में आप देखिए कि पॉइंट्स मैन का जो पोस्ट है जिसके रिगार्डिंग में रिक्रूटमेंट कैरी आउट होगा उसका मेंशन किया गया। इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है उसके बारे में डिस्कशन है कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है जिसमें फाइनल जो प्रपोजल है वो रखा गया, बट इंडिया का जो मैंडेट है वो ये है कि 50% जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करते हुए 25 किया जाए, जिससे कि इंडियन बिजनेस है उसको डील कर सकें, अपना मोर एक्सपोर्ट को कैरी आउट कर सकें।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको जम्मू एंड कश्मीर में बैन करने का डिसीजन लिया गया था, जिसको कुछ समय के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा, अब उन वीपीएन प्रोवाइडर्स को कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उन साइट्स को आपको बैन करना है जो इंडियन पर्सन्स के डाटा है उसको लीक करते हों। तो मीटी मिनिस्ट्री का ये डायरेक्शन है वीपीएन प्रोवाइडर्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 69 आप देखिए कि हमारा एक्ट है जो भी डील करता है बेसिकली सेक्शन 69A है जो डील करता है आईटी एक्ट का ब्लॉक करने की रिगार्डिंग में। जर्मनी के द्वारा रसिया को अक्यूज्ड किया गया कि साइबर अटैक उनके द्वारा किया जा सकता है, उनके वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। नॉर्दर्न कोरिया के जो लीडर हैं उन्होंने आप देखिए कि उनके जो ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं जो लेजी हैं उनको यहाँ पे जो कंडेम किया है या कंसर्न रेज किया है, यहाँ पे तो ये पनिशमेंट भी कैरी आउट कर सकते हैं ऐसे ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। और नॉर्दर्न कोरियन जो जो डिफेंस फोर्सेज हैं जिन्होंने रसिया को सपोर्ट प्रोवाइड किया है रसिया यूक्रेन वॉर के समय, उसको एंडोर्स किया गया है इनके द्वारा। जो ईरान से आप देखिए कि जो एक्टिविस्ट हैं जिनको कि नोबेल पीस प्राइज है वो मिला था, नरगिस मोहम्मदी इनका नाम है। इससे पहले 2003 के समय में ईरान के वहाँ से जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं उनको मिला था नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज जो जो यहाँ पे विनर हैं जिनको कि आप देखिए कि जेल के अंदर में भेजा गया है, ईरान का जो अथॉरिटीज है उन्होंने अरेस्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे वेनेजुएला और यूएस के बारे में है। वेनेजुएला के लीडर के जो रिलेटिव हैं उनको सैंक्शन किया गया है यहाँ पे यूएस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स रसियन जो फंड है उसको कैसे यूज किया जाएगा, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया है रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर में यूक्रेन को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।